आदित्य जी, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। 80 to 90% ट्रेडर्स प्रॉफिट दिखने के बाद में 1 घंटे भी नहीं रुक पाते हैं, और आपने अपने विनिंग्स को एक्सटेंड किया, 3000 पॉइंट बुक किए गोल्ड में। मार्केट को ट्रेड करने के सर 1000 तरीके हैं, तो देयर कुड बी नेवर वन वे जिससे इस मार्केट को ट्रेड किया जा सके। पर हमको एक ही तरीका सीखना है और वो अच्छे से सीखना है। एक ही स्ट्रेटजी पे वर्क करते हैं, चेंज करते हैं, मतलब व्हाट्स द ग्राउंड रूल फॉर सेलेक्टिंग ए स्ट्रेटजी? बोलते भी है कि ट्रेडिंग इज 70% साइकोलॉजी, 80% साइकोलॉजी, और ये समझ में बहुत लेट आता है। हर ट्रेडर का कैपिटल अलग होगा, रिस्क मैनेजमेंट अलग होगी, पर उसको सुबह सुबह मार्केट में जाने से पहले ये पता होना चाहिए कि इससे ज़्यादा तो मैं दे ही नहीं सकता हूँ। मार्केट रोज़ 9:15 बजे खुलेगा और 3:30 बजे बंद होगा। ये सबको पता है, पर ये समझना ज़रूरी है। वेलकम टू अनदर वंडरफुल पॉडकास्ट, जहाँ पे हम हमारे दर्शकों के लिए लेके आए हैं एक रियल ट्रेडर की कहानी, जिसमें काफ़ी सारे उतार चढ़ाव हैं, कई सारी स्टोरीज हैं सुनने के लिए, और बहुत सारी लर्निंग्स है वहाँ से। क्योंकि हमारे जो ट्रेडर्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, वो सभी ट्रेडर्स हैं, और वो ये सभी चैलेंजेस से गुजरते हैं, जिन चैलेंजेस को काफ़ी हद तक आप पार करके उनसे ऊपर आ चुके हैं। तो हमारे दर्शक वास्तव में एक वैल्यू लेके जा पाएंगे इस सेशन से। तो आदित्य जी, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर। हमने जब आपकी स्टोरी सुनी और एक जर्नी सुनी, स्पेशली कि एक जर्नी एक ट्रेडर की जैसी रहती है, तो फाइनली जब आपने जो माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, जो एक सक्सेस को टेस्ट किया है, आपको क्या लगता है कि क्या ये इजी था, डिफ़िकल्ट था, या ये बाकी ट्रेडर्स के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, या वो होप रख सकते हैं अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो? नहीं सर, इजी बिल्कुल नहीं था, बट इम्पॉसिबल भी बिल्कुल नहीं है। इजी इसलिए नहीं था, आई कम फ्रॉम जलगांव, अ टायर 3 सिटी, जहाँ पे इतना ओपनली डिस्कस नहीं होता है ट्रेडिंग। ये प्रोफेशन को गैम्बलिंग ज़्यादा माना जाता है। राइट। सो ये भी एक प्रोफेशन चॉइस हो सकता है। इस तरह से कोई देखता नहीं है, ना कि दोस्त लोग भी आपस में डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग करते हैं। शायद छुप छुप के सब लोग करते होंगे, बट देन ओपनली कोई करता नहीं। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था टू डिस्कस इट विथ माय फैमिली। मैंने भी छुप छुप के सीखना शुरू किया, उसके पहले छुप छुप के ट्रेडिंग की। बट व्हेन आई गॉट दिस फीलिंग कि अब मुझे प्रोफेशनली सीखना है और करना है, आई डिसाइडेड टू आस्क एंड डिस्कस विद माय फादर। ही वॉज वेरी सपोर्टिव, और वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई ट्रेडिंग की। तो ये जब आप जिस सिटी से आते हैं या जिस कस्बे से आते हैं, वहाँ पे अगर ट्रेडिंग को, अगर इतना टाबू टाबू टॉपिक है कि इसको पब्लिकली एज ए प्रोफेशन एक्सेप्टेड नहीं है, इसे गैम्बलिंग समझा जाता है, तो आपका पारिवारिक माहौल और जो परिवार है, जैसे आपने बताया फादर ने सपोर्ट किया, तो वाई, मतलब क्यों उन्होंने सपोर्ट किया? कभी समझा आपने इन चीज़ों को? क्या उन्होंने आपके अंदर में कोई टैलेंट देखा, या उन्होंने देखा कि ये सिंसियर है, या क्या कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि एक फादर एक अपने बच्चे को देखे और समझे कि हाँ, मुझे अलाउ करना चाहिए ट्रेडिंग के लिए? सब मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली ओपन माइंडेड है, एंड आई गिव दैट क्रेडिट टू देम कि स्मॉल टाउन सोच तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके। बट ऑब्वियसली उनके हिसाब से भी सोचे तो पहले दिन कोई भी फादर या कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को फुल टाइम ट्रेडिंग की परमिशन नहीं दे सकता है। राइट। आपको कुछ करते करते दिखाना भी पड़ेगा कि आप इसके बारे में सीरियस हो, सीखने के बारे में, ट्रेडिंग करने के बारे में। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, कुछ रिजल्ट्स दिखाए, सीरियसनेस भी दिखाई, उसके बाद एक फुल टाइम ट्रेडिंग करने की परमिशन मिली। तो हु वॉज रियल आदित्य? कैसी जर्नी रही है, मतलब पहले क्या चैलेंजेस रहे? क्या कोई ऐसा मोमेंट था जब, जो कि मुझे लगता है हर हमारे जो हर दर्शक है उसके साथ में भी ऐसा होता है कि एक मोमेंट छोड़ देते हैं,
नहीं हो रहा है, बहुत ही रेंडमनेस है, कभी प्रॉफिट कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, तो क्या ऐसे मोमेंट्स आए और ऐसे मोमेंट्स में भी आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? सर ऐसे मोमेंट्स बहुत थे ट्रेडिंग के अंदर। इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग बिजनेस, शायद दूसरे प्रोफेशन से ज़्यादा चैलेंजिंग है, बिकॉज रोज़ ही हम लोग देखते हैं मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अ, मेरे लिए भी चैलेंजिंग था, बिकॉज एक बार ये डिसीजन ले लेना कि ट्रेडिंग करना है, फिर देर वॉज नो लुकिंग बैक, तो कभी कभी वो फियर होता था। बट आई रियलाइज सर ये फियर हमेशा बैड डेज पे होता था। जब लॉस में हूँ तब ये फियर होता था, प्रॉफिट में हूँ तब कोई फियर नहीं होता था। ये बहुत बाद में समझा कि मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरा सब कुछ मेरे प्रॉफिट्स एंड लॉस से डिटरमाइन होने लग गया था। ओके। अगर मैं प्रॉफिटेबल हूँ करंट वीक में या करंट डे पे, तो मेरा एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव रहेगा। अगर लॉस में हूँ तो आई विल बी इन माई शेल। राइट। ये समझने को बहुत टाइम लगा, बट देर वॉज नो वे कि मैं छोड़ना चाहूँगा कभी ट्रेडिंग। वो शायद एक बचपन से नेवर गिव अप एटीट्यूड था। तो क्या क्या ट्रिगर पॉइंट था, क्योंकि ये तो मुझे लगता है सभी दर्शकों के साथ शुरुआत में होता ही है, या कोई भी कोई नया दर्शक अगर हमारे चैनल से जुड़ा है तो वो प्रॉफिट में खुश और लॉसेस में दुखी हो ही रहा है। जी क्या ट्रिगर पॉइंट था जिसकी न्यूट्रलिटी आप कैसे लेके आप गए? सर, पहले साइकोलॉजी की इतनी समझ नहीं थी। पहले अच्छा। सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा था, और कभी एक ट्रेडर की साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं। तो आपके हिसाब से साइकोलॉजी का कितना परसेंटेज है, अगर आपके पास में टेक्निकल एज है तो? सर ये शुरुआत में बोलते भी है कि ट्रेडिंग इज 70% साइकोलॉजी 80% साइकोलॉजी, पर ये समझ में बहुत लेट आता है। नहीं, आपका रियल एक्सपीरियंस क्या कहता है, वाकई में ये बात सत्य है? आई लग्री बिकॉज ओके। टेक्निकल नॉलेज टाइम के साथ में इम्प्रूव होना ही है। राइट। साइकोलॉजी अगर अभी इम्प्रूव नहीं हुई तो शायद आगे टाइम ही नहीं बचेगा। टाइम ही नहीं बचेगा। ओके। तो टाइम नहीं बचेगा किस सेंस में, कि कैपिटल ज़्यादा एरोड हो जाएगा? सर या कैपिटल के साथ में ट्रेडर का इमोशनल कैपिटल भी होता है। यस। अगर वो ख़त्म हो गया तो शायद कैपिटल हो भी, और अगर इमोशनल कैपिटल ख़त्म हो जाए तो वो ट्रेडर कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है। तो तो एक क्या आपकी जर्नी में ऐसा हुआ कि कभी इमोशनल कैपिटल जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो गया हो और लगा हो कि अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो क्या चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ाती है? सर कैपिटल भी ख़त्म हुआ है और इमोशनल कैपिटल भी ख़त्म हुआ है। दोनों ख़त्म हो गए? दो, दोनों ख़त्म हुए थे। पर सर अ, मुझे हमेशा लगता था कि जब मैं अपने लोएस्ट फेज में रहता हूँ मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल, और ये कोई और नहीं, मुझे खुद को ही अपने आप को उठाना पड़ेगा। एक वॉरियर एटीट्यूड है आपके अंदर में? जी। ओके। तो तब खुद के साथ ज़्यादा समय बिताना, बहुत सारी चीज़ें सोचना। क्या हुआ था सर, पोस्ट कोविड मार्केट एक ऐसे बुल रन में था कि आप कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, सब चलना ही है। राइट। तब ये समझ नहीं थी सर कि मार्केट चल रहा है, तब ऐसा लगता था कि मैं कर रहा हूँ और सब अच्छा चल रहा है। तो जब चीज़ें गलत जाने लगी तो समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होने लगा, जो पहले चलता था वो अब नहीं चल रहा है। राइट। तो थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू हुआ उस टाइम से कि कहीं तो बहुत गलत जा रहे हैं, बट देन शायद मेरी गलती भी नहीं थी सर, उसमें कंडीशनिंग ऐसी थी पुराने कोर्सेस जहाँ से मैंने किए थे, ओके। क्लैरिटी नहीं थी। राइट। तो मतलब मैं बस आपसे जानना चाहूँगा कि एक ट्रेडर अगर ट्रेडिंग कर रहा है, मार्केट को समझ रहा है, तो क्या ये ज़रूरी है कि कोर्सेज किए जाएं? क्या ये ज़रूरी है कि वो प्रोफेशनली इसको सीखे, या वो कई जैसे हमारे दर्शक ऐसा भी मान सकते हैं या मानते ही होंगे कि मार्केट को कंटिन्यूसली इंटरप्रेट करने से कुछ ना कुछ निकल के आएगा, और उसको अगर एक एज बनाया जाए, स्ट्रेटजी बनाई जाए, तो दैट वुड बी अ ग्रेट स्ट्रेटजी देन पेइंग टू अदर्स, जो शायद हमें जो सिखाएंगे चले ना चले उस हिसाब से। सर आई वुड कंप्लीटली अग्री कि सीखना ज़रूरी है सीखना इस ज़रूरी है। मार्केट में। या तो आप कोर्स करके सीख लो, या मार्केट में पैसे दे के सीख लो।
तो क्या ज़्यादा महंगा पड़ता मार्केट में पैसा देके सीखना बहुत ही महंगा हो जाता है सर, क्योंकि तब शायद जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, इमोशनल कैपिटल भी चला जाता है। है? राइट। पर सर सीखना और किससे सीखना, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है एक ट्रेडर के लिए। लेकिन कैसे क्वालिफाई करें, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे कोर्सेज हैं अवेलेबल। तो एक एक जो ट्रेडर है जिसको सीखना है, हाउ ही कैन क्वालिफाई? सर मैं भी सीखते सीखते और गिरते पड़ते एक जगह पहुंचा। तो देयर कुड नेवर बी वन मेंटोर जहाँ पे आप एकदम से पहुंच जाए। राइट। शायद करते करते ही पता चलेगा सर व्हाट इज राइट फॉर यू। कभी कभी ऐसा होता है कि मेंटर सही था, उनकी स्टडी सही थी, आप सही नहीं थे। आप सही नहीं थे, सही बात। और तो इस मार्केट को ट्रेड करने के सर हजार तरीके हैं। जैसे हमने बहुत पहले देखा था कि शायद ब्रीदिंग टेक्निक से भी लोग मार्केट को ट्रेड करते हैं। राइट। तो देयर कुड बी नेवर वन वे जिससे इस मार्केट को ट्रेड किया जा सके। यस। पर हमको एक ही तरीका सीखना है और वो अच्छे से सीखना है। तो मेरे हिसाब से जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप ये कहना चाहते हैं कि कोर्स चाहे अच्छा हो बुरा हो, एक ट्रेडर की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो भी सीख रहा है उसको वो प्रॉपरली परखे, जी टेस्ट करे, अपना खुद का रिदम सेट करे उसके राउंड, जी और मार्केट में देखे कि क्या उसके पास में एक्चुअल टेक्निकल एज है, और उसके बाद में ही आगे बढ़े। जी राइट। क्योंकि अच्छा मेंटर मिलने के बाद भी हो सकता है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ना आए, और हो सकता है बुरा मेंटर मिलने और अच्छी परफॉर्मेंस आ जाए। जरूर तो ये जरूर। तो आई थिंक ज़्यादा डिपेंडेंट इस बात पर करेगा कि आप मार्केट के जो डेटा पॉइंट्स है उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं आफ्टर यस लर्निंग। यस सर। और राइट। सर मार्केट भी रोज आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहता है, तो यू शुड बी ओपन टू लर्निंग। ओके। तो मार्केट में, अच्छा इसमें ना काउंटर व्यू चलते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने किस चीज़ को ज़्यादा अच्छा पाया? एक काउंटर व्यू क्या है कि कोई बोलता है कि रिजिड सिस्टम होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, दिस इज द वे टू मेक मनी। एक आस्पेक्ट आता है कि हमें कंटिन्यूसली मार्केट से सीखना चाहिए, एडेप्ट करना चाहिए, अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन मार्केट बदलता रहता है, तो कभी सिस्टम इम्प्रूव होंगे तो आपको कहीं ना कहीं सिस्टम की एक एक्यूरेसी पे जाना पड़ता है कि सिस्टम की एक्यूरेसी इस पर्टिकुलर मार्केट में 75% टू लेट से 85% है, जबकि यही अगर मार्केट का टाइप चेंज हुआ तो सेम स्ट्रेटजी विल वर्क ओनली 35 to 45%। तो क्या उस स्ट्रेटजी से उसको रिजिड रहना चाहिए, या उसको सीखते हुए सेट ऑफ स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, और ही शुड प्ले विद डिफरेंट मार्केट कंडीशंस एट द सेम टाइम? सर इम्प्रूवमेंट तो होना ही चाहिए, क्योंकि अ, अगर एक सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज चलती आ रही होती तो हर कोई वो स्ट्रैटेजी सीख के पैसा कमा सकता था। राइट। रोज मार्केट के रूल्स चेंज होते हैं, रोज नई नई न्यूज़ आती है मार्केट में। तो हमारा सिस्टम भी कंटिन्यूसली इम्प्रूव होना ज़रूरी है। पर सर सिस्टम इम्प्रूव होना इसका मतलब स्ट्रैटेजी पूरी 100% चेंज करना भी नहीं होता है। ओके। और जैसे कि हमने सीखा है कि हमें अगर ये पता है कि हमारा पैसा कहाँ से आएगा, हाँ। तो ज़रूरी नहीं है कि नई नई टेक्निक्स ट्राई करने के लिए हम पूरा कैपिटल यूज़ करें। राइट। हम लोग वहाँ पे एक कुछ ट्राई करने के लिए एक सेट ऑफ कैपिटल रख सकते हैं जिससे हम लोग कुछ चालू करें। और ऐसा रातों रात कुछ नहीं बदल जाता है कि हमारे सारे सिस्टम फेल हो सकते हैं। यस। तो कहाँ से पैसा आएगा वो जानना भी ज़रूरी है। वो सिस्टम्स पे हमने इतना टाइम दिया है, इतना वर्क किया है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही एक लर्निंग निकल के आती है कि सिस्टम्स इमिडिएटली फेल नहीं होते, फर्स्ट जी धीरे धीरे इम्प्रूव होते हैं, सेकंड अगर आपको सिस्टम इम्प्रूव करना है तो उसका फंड भी अलग होना चाहिए। राइट। जी। ऐसा एक छोटा सा फंड अलग शुरुआत होना में चाहिए। अलग से रखे। आपको अपनी स्ट्रेटजी के साथ लाइव मार्केट में नहीं कस्टमाइजेशन करना नहीं है, करना नहीं है, नहीं नहीं। नहीं तो फेथ भी लूज हो सकता है और चीज़ें जी हेवायर हो जी सकती है, सर। बिगड़ सकती है। तो आप क्या करते हैं? आप एक ही स्ट्रेटजी पे वर्क करते हैं, चेंज करते हैं? मतलब व्हाट्स द ग्राउंड रूल फॉर सेलेक्टिंग ए स्ट्रेटजी? क्योंकि स्ट्रेटजी आपने बोला मल्टीपल हो सकती है, तो ग्राउंड रूल क्या है? व्हाट शुड बी द कॉमन पॉइंट इन दोज स्ट्रेटजीज? किस चीज़ को आप कॉमन रखते हैं? सर आई वुड से पहले ना जहाँ से पहले सीखा था वहाँ पे मल्टीपल स्ट्रैटेजीज एंड मल्टीपल इंडिकेटर्स होते थे। ओके।
तब सिलेक्शन ज़्यादा डिफिकल्ट होता था कि आज कौन सा इंडिकेटर और कौन सी स्ट्रैटेजी चलेगी। अच्छा, अब रोज रोज इंडिकेटर, नई तलवार को आप जी यूज करते जी थे। जी, और समझता नहीं था सर कि आज कौन सी तलवार लेके निकलना है। ओके। अभी इंडिकेटर एक ही है, तो जब हम बोल रहे हैं स्ट्रैटेजी बदलना, तो इसका मतलब सर हम लोग तलवार चेंज नहीं कर रहे हैं। शायद वो लेफ्ट हैंड में पकड़ी है तो राइट हैंड में पकड़ रहे हैं, इतना ही शिफ्ट कर रहे हैं। राइट। इंडिकेटर वही है, स्ट्रैटेजी 19-20 चेंज हो रही है मार्केट के हिसाब से, राइट। बाकी तरीका तो सेम है। इसमें रिस्क मैनेजमेंट कितना रोल प्ले करता है आपके हिसाब से? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग थ्योरी जाती है। कोई कहते हैं 1:3 रिस्क टू रिवार्ड होना चाहिए, कोई बोलते हैं 1:1 ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देता है और ओवरऑल ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आती है। कहीं से सवाल आता है कि रिस्क को छोड़ो, ये देखो कि हिट रेशियो कितना अच्छा है। अगर हिट रेशियो अच्छा है तो रिस्क को गोली मारो। तो व्हाट डू यू थिंक, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इसमें? सर हर ट्रेडर की जर्नी अलग अलग हो सकती है और एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। पर्सनली मैंने हिट रेशियो को इतना इम्पोर्टेंस कभी इसीलिए नहीं दिया सर, क्योंकि कुछ बड़े ट्रेड्स मेरे 60-70% ट्रेड्स, लॉस मेकिंग ट्रेड्स को कवर कर सकते हैं। राइट। अच्छे ट्रेड्स में ये भी ताकत होती है। तो हिट रेशियो से ज़्यादा आई वुड से उन ट्रेड्स को जो चल रहे हैं उनको मैनेज कैसा किया जाए। आई वुड शेयर माय एक्सपीरियंस सर, एक कि बड़ा पैसा कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल, हमारे दर्शक तो वही जानना चाहते हैं एक्चुअल में इस पॉडकास्ट से, कि बड़ा पैसा कैसे बनाया जा सकता है। सर मैंने एक तरीका यूज़ किया कि अगर मैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक प्रॉफिट में हूँ, तो आई लिवरेज दैट विनिंग्स ओके। टू मेक बिगर प्रॉफिट्स। उसमें कई बार चांसेस ये भी हो सकते थे कि वो विनिंग्स भी ज़ीरो हो जाए। मतलब वो जो प्रॉफिट है उसका रिस्क आपने नेक्स्ट ट्रेड के लिए रखा है, जी, ऐसा? ओके। पर वो रिस्क बढ़ते जाता था जैसे जैसे विनिंग्स बढ़ती थी। ओके। तो सर उससे विनिंग्स काफ़ी बड़ी हुई, बहुत सी बार कम भी हुआ, बट आई गॉट वंडरफुल रिजल्ट्स विद दैट स्ट्रैटेजी, क्योंकि तो मैं कितनी बड़ी विन आपने एक्सपीरियंस की है? क्या आप एक इसका एक एग्जांपल दे पाएंगे कि इस स्ट्रेटजी से अगर आप विनिंग को एक पर्टिकुलर सिस्टम से रिस्क पर डाला जाए और अगर वो भी वर्क कर रहा है तो फिर उस रिस्क को और बढ़ाया जाए, तो इस स्ट्रेटजी ने आपको कितना वन शॉट में कितना बना के दिया है एक सिंगल ट्रेड में? इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स पूछ रहे हो आप? पॉइंट्स क्या ट्रेड करते हैं आप? तो मैं कमोडिटीज़ ट्रेड करता हूँ। कमोडिटीज तो गोल्ड, सिल्वर, एनजी? जी, गोल्ड सिल्वर ट्रेड किया है, अच्छा। जिसमें 3000-4000 पॉइंट्स तक गोल्ड में मैं ले पाया हूँ। गोल्ड में ले पाए हैं? जी जी जी। वाह। तो कब कब की बात है ये? ये सर मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल में 3,000 पॉइंट गोल्ड में आपने जी लिए? तो 3,000 पॉइंट गोल्ड में लेने का मतलब है कि आप करीब करीब 7-8 दिन रुके हैं ट्रेड जी, में? 8 डेज। अच्छा, तो अभी मुझे लगता है काफ़ी सारे दर्शक क्यूरियस होंगे इस बात को जानने के लिए, क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप ट्रेड में इतना लंबा रुक पाए? क्योंकि अधिकतर, अगर मैं बोलूँ तो 80 to 90% ट्रेडर्स प्रॉफिट दिखने के बाद में 1 घंटे भी नहीं रुक पाते हैं। और आपने अपनी विनिंग्स को एक्सटेंड किया, 3,000 पॉइंट बुक किए गोल्ड में। तो क्या चीज़ है, व्हाट केप्ट यू देयर इन द गेम इन दैट टाइम? सिर्फ कन्विक्शन तो नहीं बोल सकता सर, फेथ था इंस्ट्रूमेंट पे। उसका एक रीज़न ये है सर कि 4 से 5 साल हो गए, ऐसा एक भी दिन नहीं होगा जब मैंने उसका चार्ट नहीं देखा हो। ओके, सो दैट वाज द की पॉइंट। जी, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर था कि एक एक इंस्ट्रूमेंट देखने से आप उसकी मूवमेंट्स को थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकते हो, समझ सकते हो कि अगर फॉल आ रहा है तो ये पैनिक फॉल है। राइट। और एक बार मेरे लेवल से वो दूर चला गया था, तो आई वॉज रेडी कि मैं इसका पूरा मूव लूँगा, वो कन्विक्शन हमारे सेटअप्स में है। ओके, तो वो मूव मैं राइड कर पाया। समझ गया। इसका मतलब क्या है जो मैं समझ पाया, मुझे लगता है दर्शकों ने भी एक ही लर्निंग लिया होगा कि जब भी आप एक इंस्ट्रूमेंट को बहुत लंबे समय तक देखते हैं तो आपके उससे कुछ फेमिलियरिटी बनने लगती है। जी आप समझने लगते हैं कि
मूवमेंट कैसी है, और अगर आपका कोई सिस्टम है उसके अराउंड, तो आपको ये फेथ अंदर से बिल्ड होने लगता है कि जी एक बहुत बड़ा मूव है जिसको मुझे कैप्चर करना है। जी। तो ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, नहीं 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 जो सर। एकदम से कोई जादू की छड़ी नहीं है पर कि। ये सर स्टडी पे फेथ और कन्विक्शन था हमारे सेटअप पे ओके। कि ये इतना जा सकता है। तो सेटअप्स तो फेल भी होते हैं, हाउ डू यू काउंटर दोज थिंग्स? क्योंकि मैंने देखा है हर सेटअप की एक्यूरेसी है। सो हाउ यू वर सो कॉन्फिडेंट इन दैट ट्रेड? सर हमारे इसमें आई विल हैव टू यूज दैट वर्ड नो ब्रेनर करके कोई टर्म हम लोग यूज़ करते हैं जो हमारे कोर्स ओके। के लोग समझ पाएंगे। नो ब्रेनर सुनने में ही समझ जाता है कि नो ब्रेनर का मतलब क्या होता है। दिमाग नहीं लगाने का। दिमाग नहीं लगाना है। ओके। तो सर वो पता था कि वो चलना ही है। अब राइट। 3,000 चलेगा या 2,000 चलेगा उसके लिए आई वॉज रेडी। अगर 200-300 पॉइंट्स कम भी हो गए तो, पर मुझे राइड ज़रूर करना है उसको ट्रेल करते करते। राइट राइट। तो अच्छा, ये तो चलो विनिंग की बात हुई। मार्केट में हमेशा तो दिवाली नहीं होती है, ज़रूर हमेशा सर। होली नहीं होती है, कभी कभी तो तांडव भी होता है। बहुत होते तो हैं सर। तांडव वाले दिनों की कुछ कहानियां सुनना चाहेंगे हम, क्योंकि वहीं से लर्निंग निकलती है। मेरा तो ऐसा मानना है कि बैड फेजेस टीचेस अस मोर देन बहुत ज़्यादा ये गुड फेजेस। तो क्या कोई ऐसा इंसिडेंस है जिससे आपको एक बड़ा ब्रेक थ्रू मोमेंट मिला? ऐसा है जैसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जैसा कि यार चलो बहुत बैड फेज चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसा चमका दिमाग में कि अरे दिस इज द ब्रेक थ्रू, ऐसा कोई मोमेंट? सर पहले चार्ट के ऊपर ना प्राइस एक्शन कम और इंडिकेटर्स ज़्यादा लगे हुए होते थे। अच्छा। तो जैसे आपने बोला एक ब्रेक थ्रू मोमेंट, सर एक टाइम ऐसा आया ना कि सब कुछ डिलीट करना ज़रूरी समझा। बहुत टाइम तक गलत सिस्टम और गलत मेंटालिटी को खींचते चले गए थे और उसी से ट्रेडिंग हो रही थी। कभी रेट्रोस्पेक्ट में इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया कभी कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज और सब कुछ थे। तो दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज सर कि अ, एक बार ऐसा मोमेंट आया कि लेट्स अनलर्न एवरीथिंग व्हाट आई हैव लर्नड बिफोर और लेट्स स्टार्ट फ्रेश। ये तो बड़ा डिफिकल्ट मोमेंट रहा होगा, क्योंकि मेहनत की जाती है सीखने के लिए और फिर उसको अनलर्न करने देना, मतलब ये उससे तो भी ज़्यादा मेहनत अनलर्न करने के लिए लगती है सर। राइट। पर सर वो भी एक समझ में आया कि इट इज़ नेवर टू लेट। जब हम देखते हैं कि अ, मुझसे भी काफ़ी बड़े बड़े एज के और प्रोफेशनली बहुत बड़ी पोस्ट पे लोग हैं, वो लोग भी आज सीख सकते हैं। राइट। तो इट इज़ नेवर टू लेट टू लर्न समथिंग न्यू। अच्छा, इसमें मेरा एक आपसे सवाल है। आप डेफिनेटली ट्रेडर हैं, अच्छा ट्रेड करते हैं, आपके कुछ फ्रेंड सर्कल्स भी होंगे, आपने सीखा होगा तो अलग अलग एज ग्रुप के लोगों से भी मिले होंगे। आपको क्या लगता है ट्रेडिंग हर कोई कर सकता है? हर कोई कर सकता है सर। इसमें आईक्यू, इंटेलिजेंस, मनी डिपेंडेंसी, इन चीज़ों के रोल रहते हैं नहीं रहते हैं? सर ट्रेडिंग को हम अगर एक प्रोफेशनल बिजनेस जैसा समझे, ऐसा क्यों सोचते हैं कि अ, कुछ अलग से बाहर से आईक्यू लगाना है राइट। और वो ही कर सकता है ट्रेडिंग। जैसे एक नॉर्मल बिजनेस को कोई भी हैंडल कर सकता है सीख के प्रॉपर तरीके से, राइट। उसी तरह अगर ट्रेडिंग में एक सिस्टम बना ले तो इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रेड। हम लोग इसको शायद कॉम्प्लिकेट ज़्यादा कर देते हैं। ओके। तो आपका कहने का मतलब है कि ट्रेडिंग वैसे इजी है, लेकिन ह्यूमन एलिमेंट जो है उसको कॉम्प्लेक्स बनाता है। वो जी जो सारे इमोशंस, गैम्बलिंग अप्रोच, जी जी। टेकिंग रॉन्ग ट्रेड्स विदाउट सिग्नल्स, इसकी वजह से हम खुद ही जो है ट्रेडिंग को बड़ा कॉम्प्लिकेट कर कॉम्प्लिकेट देते बना हैं। इतना देते हैं। है नहीं कॉम्प्लिकेट, अगर देखा जाए तो सेटअप है, रिस्क है, रिवार्ड है, लाइक दैट। हमारे ब्रेन को सर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स करना पसंद है। तो हम लोग शायद उस सेटअप के अंदर भी कुछ नया ढूंढने लगते हैं। ये तो आदित्य जी मैंने भी फील किया है कि कोई चीज़ चलने लगती है तो हमारे ब्रेन को कुछ नया चाहिए, नया मज़ा चाहिए। नहीं आ रहा है, वी नीड समथिंग न्यू।
कोई नया सेटअप, कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ जी अलग रिस्क लेते हैं, कुछ बाइंग है तो कुछ और करते हैं, कुछ रिस्क हाँ, वही वही सर कि से कुछ खेलते हैं। जिससे पैसा आ भी रहा है तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट और स्टेप क्या शायद है? उसमें चीज़ें गलत हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे बताइए, आपने स्केल भी किया, आपने क्वांटिटीज भी बढ़ाई, सब कुछ किया। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो हमारे दर्शक हैं, कम लॉट साइज से ट्रेड करते हैं। क्या माइंडसेट रखना चाहिए स्केलिंग के लिए, कि कैसे, क्या तरीके से उनको लॉट साइज बढ़ाना चाहिए, और क्या गलत तरीका है लॉट साइज बढ़ाने का? क्योंकि अधिकतर लोग के कुछ मायने होंगे, कुछ मापदंड होंगे कि ऐसा होगा तो मैं लॉट साइज बढ़ाऊंगा। तो क्या चीज़ें वर्क की हैं आपकी जर्नी में, स्केलिंग में, और क्या चीज़ें वर्क बिल्कुल नहीं की हैं, हम जानना चाहते हैं। सर जैसे हम लोग सीखते हैं, फियर एंड ग्रीड, ये अ, एक ट्रेडर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ग्रीड का तो हमें पता है, फियर का शायद इसको अगर हम पॉजिटिवली ले कि फियर ऑफ टेकिंग बिगर पोजीशन साइज, ये भी अच्छा नहीं है। ओके। उस चीज़ का फियर नहीं होना चाहिए। नहीं, पर वो स्केलिंग कोई किसी तरीके से होगा ना, ऐसा थोड़ी होगा कि आप 2 लॉट ले रहे हैं आज और कल जो है सीधे 50 लॉट उठाने चालू कर दिए। तो क्या तरीका क्या है, हाउ टू स्केल? कुछ तो थॉट प्रोसेस होगी ना। जैसे हमने एक डिस्कस किया कि हम लोग विनिंग्स को यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। Okay. एक प्लान होना ज़रूरी है सर, क्योंकि मैं भी कुछ लोगों को जानता हूँ जो बिकॉज पहले से स्केल अप नहीं कर पाए, तो एक लेवल पे पहुंचने के बाद डिफ़िकल्टी आती है स्केल करने की। Okay. एक तरीका जो आपसे सीखा था कि अगर लॉट साइज नहीं बढ़ा पा रहे हो तो 2 मिनट के लिए एक बड़ा लॉट साइज पंच कर दो और उससे निकल जाओ। ये मेरे साथ हुआ सर, मैंने भी यूज़ किया था। अ, एक बड़ा लॉट साइज पंच करने के बाद में जब मैं मेरे नॉर्मल साइज पे आया, तो मुझे डर नहीं लगा उस लॉट साइज को ट्रेड करने के लिए। Okay. तो ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। तो ये मुझे लगता है तरीका अच्छा है, लेकिन एक एक सिग्निफिकेंट नॉलेज के बाद में, क्योंकि ये तो बड़ा रिस्की भी हो सकता है, जो लोग बिल्कुल हाँ, बिना सिस्टम, बिना नहीं उस सॉलिड तरह से सिस्टम नहीं, के ट्रेड कर रहे हैं। ऑब्वियसली सीख के ही करेंगे यस। तो ही अच्छा है। तभी पॉसिबल है जी इस जी। टाइप का रिस्क लेना। राइट। अच्छा, अब आपकी फैमिली, आप खुद अपने आप को कैसे देखते हैं? क्योंकि आप तो ऐसे जगह से आते हैं जहाँ पे प्रोफेशन नहीं समझा जाता है। क्या अब लोग आपसे मिलते हैं तो क्या उनका व्यू पॉइंट चेंज हुआ है? क्योंकि अब तो जान ही गए होंगे कि आप ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग करते हैं। सर अभी भी मेरी इमीडिएट फैमिली और कुछ गिने चुने फ्रेंड्स को ही पता है कि आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू चेंज दैट परसेप्शन, पर अभी तक मैं भी इतना ओपन अप नहीं हो पाया हूँ कि। तो आपकी जर्नी में कितना समय लग गया इस लेवल तक पहुंचने में? मैं मेरे दर्शकों को बता दूं कि आदित्य जी कंफर्टेबल नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस फिगर्स के बारे में बात करने में, लेकिन बिलीव मी, ही इज़ अ वंडरफुल वंडरफुल ट्रेडर एंड मेड सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। जो आप इमेजिन कर रहे हैं कि किसी का ड्रीम होता है ट्रेडिंग वर्ल्ड में उस माइलस्टोन पे पहुंचने के लिए। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि डेफिनेटली हर एक ट्रेडर जो सक्सेसफुल ट्रेडर को देखता है, वो होप रखता है कि भाई मुझे भी इस लेवल पे पहुंचना है। राइट। तो आदित्य जी, हमारे ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग स्ट्रगलिंग भी रहते हैं, उनकी एक जर्नी चलती है, तो क्या एक मैसेज होगा सभी ट्रेडर्स के लिए, अगर उनको अपनी जर्नी को फास्ट ट्रैक करना है और प्रॉफिटेबल होना है, एक उतार चढ़ाव की जर्नी से एक फिर भी एक कंसिस्टेंट स्ट्रीम ऑफ इनकम पे पहुंचना है, तो कुछ गाइड करें आप। सर मुझे लगता है कभी कभी हम लोग किसी से शेयर करना या किसी से हेल्प लेना, अ, इसमें छोटापन फील करते हैं। राइट। बट किसी से हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो, दैट मीन्स आप कुछ तो गलत कर रहे हो। राइट। तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए है मार्केट में, और सीख के ट्रेडिंग करें अगर तो बहुत पैसा है सर मार्केट में। ओके।
तो इसको गैम्बलिंग जैसा ना यूज़ करे, एक सीरियस प्रोफेशन समझे और सीख के ट्रेड करे। और कुछ ऐसे भी दर्शक है जो सीख के ही ट्रेड कर रहे हैं लेकिन अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? हाउ दे कैन कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन? शायद फोकस को चैनलाइज करना पड़ेगा सर। एक इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करना मेरे हिसाब से अच्छा रहता है। डिस्ट्रैक्शंस थोड़े से हटाने होंगे। ओके, मल्टीपल सेटअप्स, मल्टीपल मतलब जो करते स्ट्रेटजीज। हैं उसके लिए क्लैरिटी लेके आनी पड़ेगी कि कब ये वर्क करेगा, कब नहीं करेगा, जी जी जी। कब मुझे रिस्क लेना है, कब कब नहीं नहीं लेना लेना है। है। और उसके अराउंड में कोई रिदम बनानी पड़ेगी, जरूर। अदरवाइज डिफिकल्ट होगा, एक राइट? फोकस्ड और क्लियर माइंड से ट्रेड करना होगा। तो जितने लोग हमें सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट में, आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या आप मंकी जंप करते हैं या किसी एक चीज़ को सुधारने में लगे हुए हैं और उसको और इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं। यस। तो आपकी जर्नी में देखो, स्टॉक मार्केट रिस्की है, डेफिनेटली अनसर्टेनिटी भरी हुई है मार्केट में, रोज़ नए नए मूव्स आते हैं, ट्रैप का गेम चलता रहता है। तो इस आउट ऑफ दिस रेंडमनेस क्या आपको सेल्फ डाउट आते हैं कभी आते कभार? हैं सर, सेल्फ डाउट आते हैं, पर उसको ओवरकम करने के तरीके भी पता है सर अब। ओके, तो क्या एक या दो टिप्स देना एक चाहेंगे हमारे एक सिंपल ऑडियंस को? तरीका जिसपे शायद आपको हंसी आ जाए कि मार्केट रोज 9:15 बजे खुलेगा और 3:30 बजे बंद होगा। राइट। ये सबको पता है, पर ये समझना ज़रूरी है। ओके, कि तो मतलब ठीक है, अगर आज का दिन अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल तो तो कल खुलेगा फिर से 9:15 आएगा, बजे। और ट्रीट इट एज अ फ्रेश डे। अपने आप को रोकना ज़रूरी है सर। कभी कभी ये होता है सर, लॉस और स्टॉप लॉस से कोई ट्रेडर डिसअपॉइंट नहीं होता है। एक स्ट्रिंग शुरू हो जाती है क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। उस राइट। प्रॉफिट को फिर जो खोया हुआ प्रॉफिट है उसको फिर से पाना है। राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप। स्टॉप। ओके। वो एक बहुत सिंपल तरीका है तो उसका बस कि एक छोटा सा सवाल कि कब स्टॉप हो जाना चाहिए, सर वो क्योंकि वहीं पे तो क्लैरिटी नहीं है। उसका एक फिक्स जवाब नहीं हो सकता है। आपको खुद ये डिफाइन करना पड़ेगा आपका एक ओके। एंड पॉइंट कौन सा है। मेरे साथ भी ये हुआ था सर कि मुझे पता ही नहीं होता था कि कब होना चाहिए और कब रुकना चाहिए। तो फिर कैसे टैकल हुई सिचुएशन? पैसा दे दे के टैकल हुई सर। राइट, लेकिन हमारी जर्नी से कोई सीखे, हमने जो गलतियां की ना करे, फाइनली व्हाट इज द एंड आउटकम? क्योंकि पैसा देके हर कोई अगर इसी चीज़ को सीखेगा तो फिर एक्सपर्ट जो एडवाइस दे रहे हैं, आई थिंक वो उनको ज़्यादा उचित मिले। सर एक ये हमारे पॉडकास्ट का एक गोल हर रहता है। हर ट्रेडर का कैपिटल अलग होगा, रिस्क मैनेजमेंट अलग होगी, पर उसको सुबह सुबह मार्केट में जाने से पहले ये पता होना चाहिए कि इससे ज़्यादा तो मैं दे ही नहीं सकता हूँ। ओके, तो जो उसकी एक अपर लिमिट होनी ही होनी चाहिए, चाहे चाहिए। वो साइकोलॉजिकल लिमिट हो, जी चाहे रिस्क जी जी। डिफाइंड लिमिट हो, चाहे कुछ भी हो, एक फिक्स फिगर है, बस इसके ऊपर गया तो आज नहीं का दे दिन सकते हैं। बंद, मेरा दिन नहीं है आज, कल नहीं। देखेंगे। और तो मार्केट रोज खुलेगा सर। और मार्केट रोज 9:15 खुलता है। क्या बात है, वेरी गुड। तो सेल्फ डाउट आना तो लाजमी है, हर जी व्यक्ति, मुझे लगता है जो सही दिमाग से ट्रेड करता है, सेल्फ डाउट आ सकते हैं। जी जी। और मैं तो दर्शकों से बोलना चाहूँगा, किसी को सेल्फ डाउट अगर नहीं आता है तो सेल्फ डाउट तो उन्हीं को नहीं आता है जो, बुरा मत मानिएगा, जो आगरा बरेली में रहते हैं। उनको तो लगता है कि जो डॉक्टर ही पागल है। हमें सेल्फ डाउट नहीं आ सकता है। सर ये पता ही नहीं चलता है कभी कभी कि सेल्फ डाउट आ रहा है, क्योंकि हम इतना देते रहते हैं, इतना देते रहते हैं, और वो एक होप में चले जाता है कि चीज़ें ठीक होने लग जाएगी। राइट। तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, सेल्फ डाउट होना ज़रूरी है। सेल्फ डाउट होना जरूरी है, राइट। तो सेल्फ डाउट भी एक कहीं ना कहीं पॉइंट है जो, जहाँ पे आप सेल्फ करेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जी जब डाउट ही नहीं है तो फिर काहेगा करेक्शन, जी जी जी। राइट? या अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं जिससे आप ट्रेडिंग से बहुत प्यार करते हैं। वाई डू हैव सो मच पैशन अबाउट ट्रेडिंग? क्या खींचती है ट्रेडिंग की तरफ? सो ट्रेडिंग मुझे बहुत सारे कंफर्ट्स देता है। जैसे
टाइम और प्लेस का एक कंफर्ट देता है। मैं कहीं से भी और कभी भी कर सकता हूँ। आई हैव अ डॉटर, और आई एम ग्लैड कि सर मैं उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाता हूँ बिकॉज ऑफ माई ट्रेडिंग। राइट। और ये ट्रेडिंग का पैशन भी सर, वो जब कोविड के टाइम पे शी वॉज बॉर्न, तब से ज़्यादा आया कि आई कुड गिव हर दैट मच टाइम। तो ये टाइम और प्लेस का फ्रीडम ट्रेडिंग दे सकता है हमको। ये भी बात कहने के लिए एक सक्सेसफुल होना ज़रूरी है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के साथ में ये प्रैक्टिकल फीलिंग हुई कि बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग एक बहुत ही हार्ड लाइफ चलती है कुछ समय तक, जब तक स्ट्रगल चलता है, लेकिन ये डेफिनेटली एक फाइनल आउटकम है जहाँ पे आप एक एबंडेंट लाइफ जीते हैं, जी एक हैप्पी लाइफ जीते हैं, मैं ये बोलूँगा। जी। राइट। तो थैंक यू आदित्य जी, बहुत ही अच्छे थैंक यू आपने सर। इनपुट्स दिए हमारे दर्शकों को। एक प्रैक्टिकल, मैं बोलूँगा एक रियल की स्टडी है जहाँ पे एक उतार चढ़ाव के बाद में प्रॉफिटेबिलिटी की जर्नी होती है, और हमारे दर्शकों ने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, फॉर योर वंडरफुल टाइम। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू आदित्य। थैंक यू।